जी, आज हम बात करेंगे रिटक्सीमैब के ऊपर। रिटक्सीमैब, ये एक बात याद रखें कि जिस भी दवाई के आखिर में मैब का लफ्ज़ आएगा, तो उसका मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, MAB। यानी कि एक ऐसी एंटीबॉडी जो कि एक सिर्फ एक ख़ास चीज़ को जाके हिट करेगी और उसको डिस्ट्रॉय करेगी, उसको अल्टर करेगी, या उसको रिमूव करेगी, या उसको डिसफंक्शनल करेगी, या उसको एक्टिवेट भी कर सकती है। तो जो रिटक्सीमैब है, ये भी एक एंटीबॉडी है। दिस इज़ डेवलप्ड अगेंस्ट CD20। दिस इज़ एंटी CD20 एंटीबॉडी। CD20 क्या चीज़ है? आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, उसमें लिम्फोसाइट्स, ब्लड का एक सेल है, वाइट सेल है। अब आप कभी CBC की रिपोर्ट पढ़ें तो उसके अंदर लिखा होता है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इस तरह के सेल्स लिखे होते हैं परसेंटेज के अंदर सबसे नीचे। तो उसमें जो लिम्फोसाइट है वो बेसिकली आपका इम्यून सेल है, जो आपकी बॉडी में एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस को, यानी कि वो इम्यून रिस्पॉन्सेस, वो क़ुव्वत मुदाफ़अत जो कि पैदा होते के साथ मौजूद नहीं होती, लेकिन बाहर से कोई चीज़ आएगी, कोई जरासीम आएंगे, कोई सेल्स आएंगे, कोई कैंसर होगा, या इवन के ऑटो इम्यूनिटी भी होगी, तो वो ये सेल्स जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बनाते हैं। तो इसमें बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, लेकिन ये अलग-अलग, जब हम इनको CBC की रिपोर्ट में देखते हैं तो हम इनको इकट्ठा ही गिनते हैं, लेकिन वैसे ये अलग-अलग होते हैं। एक और इनकी टाइप NK सेल भी होती है, और भी इनकी छोटी-छोटी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बी लिम्फोसाइट्स के हवाले से। बी लिम्फोसाइट को जब कोई अ, चीज़ स्टिमुलेट करेगी, बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे कि उसके अगेंस्ट ट्रांसफॉर्म होंगे, अपनी शक्ल तब्दील करेंगे। उस एंटीजन, उस जरासीम, या जो भी चीज़ बाहर से आएगी उसके अगेंस्ट अपनी अपनी शक्ल चेंज करेंगे, और वो शक्ल चेंज करके प्लाज्मा सेल्स बन जाएंगे। प्लाज्मा सेल भी एक बी सेल की एक फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म शुदा, तब्दील शुदा फॉर्म है। वो जो प्लाज्मा सेल होता है वो फिर आगे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी जो होती है वो एक वी शेप, वाई शेप मॉलिक्यूल होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। वो क्या करता है कि वो डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट एंटीजन्स को, डिफरेंट जगहों को वो कोट कर देता है। उन कोट करने से मुराद ये है कि उनके ऊपर लग जाता है जाके, ऐसे करके, ऐसे जाके उसको, ये चीज़ है उसको यूं करके पकड़ लेगा। उसका एक ये वाला एंड होता है, उससे वो यूं पकड़ेगा। एक उसका ये वाला एंड होता है जो कि लटक रहा होता है बाहर। वो जो लटक रहा होता है एंड है, वो आपके इम्यून सिस्टम की मदद से, उसमें टी सेल्स भी हो सकते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, उसमें कम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके ज़रिए से जहाँ पे जाके जुड़ता है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। ITP में भी ऐसे ही होता है। ITP में वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपके प्लेटलेट्स को पकड़ लेती हैं। इसी तरह जो हेमोलिटिक एनीमियाज़ हैं, इन सारों में हम बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं, उसमें भी ये रेड सेल्स को पकड़ लेती हैं। रेड सेल्स को इधर से पकड़ती हैं, और जो दूसरा आर्म है रेड सेल को तोड़ने में दूसरे सेल्स की मदद करता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका। अब आ जाते हैं बी सेल्स की तरफ वापस। बी सेल से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वो सारा एक इम्यून का, क़ुव्वत मुदाफ़अत का चक्कर चल पड़ता है। अब हम दोबारा वापस बी सेल्स की तरफ आते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स का एक करैक्टर होता है। हमें कैसे पता चलता है कि ये बी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट है, ये कोई और सेल है? शक्ल तो सारों की तकरीबन एक जैसी होती है। हमें ऐसे पता चलता है कि हम उनकी सरफेस के ऊपर, वो जो सेल्स हैं बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, उनकी सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ डॉट्स होते हैं। उन डॉट्स को डिफरेंट नाम दिए गए हैं, उनको नंबर दिए गए हैं डिफरेंट। इसी तरह जो बी सेल का के जो अच्छा, कुछ नंबर्स कुछ बी सेल्स में होते हैं, कुछ नंबर किसी दूसरे बी सेल्स के अंदर होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बी सेल्स भी होते हैं। मुख्तलिफ़ कैंसर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के बी सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बी सेल है ये, नहीं है ये? तो हमें
एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा डॉट या ऐसा नंबर चाहिए जो सारे बी सेल्स के ऊपर हो, उसे कहते हैं पैन बी सेल मार्कर। मार्कर मीन्स जो निशान है, तो वो जो निशान है वो हर बी सेल के ऊपर हो। तो वो जब वो है 20 नंबर का मार्कर, ठीक है, उसको कहते हैं CD20 क्लस्टर डिफरेंशिएशन, यानी कि ऐसा क्लस्टर जिनके ऊपर 20 सेल, जिन पे 20 नंबर का मार्कर होगा, नंबर होगा, डॉट होगा, वो सारे के सारे एक क्लस्टर बनाएंगे और वो सारे के सारे 20 सेल्स होंगे। तो हमें चूंकि कल्प्रिट फिर कौन हुआ, कल्प्रिट बी सेल है, क्योंकि बी सेल चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, वो फिर प्लाज्मा सेल बनाता है, उससे फिर एंटीबॉडीज बनती हैं और उससे सारी खराबी का आगाज होता है। हम क्या करते हैं कि हम उसको प्लाज्मा सेल बनने का मौका ही नहीं देते, एंटीबॉडी बनाने का मौका ही नहीं देना चाहते। हम क्या करेंगे कि हम बी सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। बी सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए साइंटिस्ट ने बी सेल्स के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना ली, यानी कि जो काम बी सेल कर रहा था वो उसके खिलाफ हो गया। तो वो बी सेल्स को जब वो, और उस एंटीबॉडी का नाम एंटी CD20 रख दिया, एंटी फॉर एंटीबॉडी, CD20 जो कि उसका मार्कर है बी सेल का, हमने उसका नाम रख दिया एंटी CD20। और एंटी CD20 जो है वो CD20 डॉट वाले सेल्स को के साथ अटैच हो जाएगी। वो अटैच होके तो उसको, उसका जो अनअटैच्ड एंड है वो उसको, उन सेल्स को या तो मैक्रोफेजेस के पास ले जाएगा, या एंटी बॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी होती है उसकी तरफ ले जाएगा, या उसको कॉम्प्लीमेंट, एक सिस्टम होता है, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, वो भी इम्यूनिटी में एक रोल प्ले करता है। तो उस को हम, वो या उसकी तरफ ले जाएगा और उस बी सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। आपकी बॉडी से सारे बी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे बी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस रुक जाएगा। अच्छा, इसमें यह है कि सारे के सारे बाज का डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है, लेकिन आपको एक गैप मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हाई डोज स्टीरॉइड्स के ऊपर है, या कोई और माइक्रोफिनोलेट, मोफेटिल या साइक्लोस्पोरिन के ऊपर है, तो वो उन हाई डोज के ऊपर है, उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा समहाउ उसका मैदा या उसकी बॉडी, तो उसको एक गैप मिल जाता है CD20, एंटी CD20 के जरिए। वो गैप क्या करता है कि दवाइयों की इंटेंसिटी कम हो जाती है, दवाइयों की मिकदार कम हो जाती है, पेशेंट को एक 6 महीने या 9 महीने या 1 साल का बाज़ का गैप मिल जाता है, और बाज़ का पेशेंट बिल्कुल भी क्योर हो जाता है, बिल्कुल पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाएगा, और एटलीस्ट गैप तो ज़रूर मिलेगा उसको। इसके इफ़ेक्ट आने में कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एंटीबॉडीज़ मूव कर रही होती हैं बॉडी के अंदर, तो वो जो एंटीबॉडी बी सेल बनाते हैं, वो एंटीबॉडी मज़ीद बी सेल बनाने को भी हेल्प करती हैं, यानी कि प्लाज्मा सेल्स की अपनी प्रोडक्ट उनको अपने बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है। तो साथ में फिर स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं ताकि बी सेल लॉन्ग रन में प्रोलिफरेट ना कर सकें। कुछ और भी इम्यूनोसप्रेशन देनी पड़ती है। आइडली तो ये है कि IVIG जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी साथ दी जाएं, लेकिन वो फिर इतना एक्सपेंसिव पैकेज बन जाएगा कि हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो आम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी दवाई के, एलर्जी हो सकती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, हार्ट बीट, स्किन पे निशान पड़ जाएंगे, रैश वगैरह हो जाता है, और फीवर, एनाफ्लेक्सिस लाइक रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इसको मेडिकल सेटअप के अंदर लगाना चाहिए, और ताकि अगर आपको कोई इस तरह का रिएक्शन डेवलप हो रहा हो तो आपका डॉक्टर आपके सर पे मौजूद हो, ताकि इसको, रिएक्शन को फौरी तौर पर कंट्रोल कर सके। ये यूजुअली हम ओमेप्राजोल और डेक्सामेथासोन और क्लोरफेनाजोलिन मेलिएट या कोई और एंटीहिस्टामिन के साथ हम इंजेक्टेबल के साथ लगाते हैं। एक आधा घंटा पहले वो इंजेक्टेबल लगा देते हैं और उसके बाद इसका इन्फ्यूजन शुरू करते हैं। इसकी जो डोज़ है वो बॉडी के साइज़ के हिसाब से होती है, जितनी बॉडी का सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा डोज होगी। तो ये 350 रफली, कुछ बीमारियों में ऊपर नीचे भी है, लेकिन 350 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी एरिया
तो इसमें हमने जो क्लोजेस्ट 100 या 500 है उस पे हमने इसको राउंड ऑफ करना होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की डोज 450 बनती है तो हम उसको 500 देते हैं। तो अगर एक बंदे की डोज 550 बनती है तो उसको हम फिर 500 ही देते हैं। लेकिन अगर एक बंदे की डोज बनती है फॉर एग्जांपल 575 बनती है तो फिर हम उसको 600 देते हैं। जो नियरेस्ट 100 है फिर हम उसके अगेंस्ट उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। और इसके अलावा इसके इसके जो यूजेस हैं, आईटीपी प्लेटलेट का जो डिस्ट्रक्शन डिसऑर्डर है, हीमोलिटिक एनीमिया में ये यूज़ किया जाता है, हाइपरस्प्लेनिज्म इस पे भी एक अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हाइपरस्प्लेनिज्म क्या चीज़ है। स्प्लीन का साइज़ इतना बढ़ जाता है कि वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो हाइपरस्प्लेनिज्म में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गैंठिया जिसको कहते हैं, और एसएलई जो कि जिल्द की और कनेक्टिव टिश्यू की बीमारी है उसको हम कहते हैं। जिल्द की और भी बीमारियां हैं जिनके अंदर हम ये इन्फ्यूजन देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनमें जो कि बी सेल कैंसर्स हैं, या बी सेल ना भी हों तो बी सेल उनका बी लिम्फोसाइट उनका एक एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है उस सेल्स का, उन कैंसर्स का। जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा या बाज़ सूरतों में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ज़रूर दिया जाता है, हॉजकिन में प्लस माइनस है। और उसके अलावा जो कुछ कैंसर्स हैं जैसे कि क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CLL उसको कहते हैं, तो उसको दिया जाता है। 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों में ये इतनी सेफ़ नहीं है। 60 साल से कम उम्र में ये सेफ़ है, लेकिन 60 साल के डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को उसकी कितनी ज़रूरत है। उस लिहाज से हम बेनिफिट वर्सेस रिस्क को दे के तो हम उसको भी दे सकते हैं, डोज मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लिवर की बीमारी में और रीनल यानी कि गुर्दों की बीमारी में इसकी डोज मॉडिफिकेशन की जाती है, यानी कि डोज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये था इसका इफ़ेक्ट आने में बाज़ का 2.5-3 महीने लग जाते हैं, 4-6 महीने भी लग जाते हैं। और इसकी डोजेज़ यूजुअली 2 से 4 होती हैं, 6 भी हो सकती हैं, पेशेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी डोज देनी है। इसकी जो कॉस्ट है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि बिल्कुल कम नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये रफली इसकी जो 4 डोजेज़ हैं वो तकरीबन 200 1000 से $2000 के दरमियान इसकी जो 4 डोजेज़ हैं वो बनती हैं। एक डोज जो है वो रफली तकरीबन $1000 के करीब इसकी बनती है, यानी पाकिस्तान की करेंसी रेट के हिसाब से तकरीबन एक डोज जो है वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक चली जाती है। और $500 तक एक डोज है, और 2 डोजेज हैं, 4 डोजेज हैं वो $200,000 तक ये कॉस्ट करती हैं। ये इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, इसके रेट्स चेंज होते रहते हैं। डॉलर टर्म में रेट सेम रहता है, लेकिन डॉलर टर्म में ये इम्पोर्ट नहीं होती, कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती। डॉलर टर्म में मैंने इसलिए कह दिया कि हमारा व्लॉग इंडिया के और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग सुनते हैं, या श्रीलंका के, तो वो उनको ज़रा अपनी करेंसी कन्वर्शन में हेल्प मिल सके। कंट्री टू कंट्री ये चीज़ फ़र्क हो सकती है। इंडिया में दवाइयाँ कुछ सस्ती होती हैं, पाकिस्तान में दवाइयाँ कुछ महंगी होती हैं, बांग्लादेश में भी दवाइयाँ पाकिस्तान की प्राइस के बराबर तकरीबन होती हैं। तो उसकी वजह शायद ये है कि इंडिया की मार्केट बड़ी है, पेशेंट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है दवाइयों का। तो ये दिस इज़ वाज ऑल अबाउट रिटक्सीमैब। इसके बारे में कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।